सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम अपनी व्याकरण पाठ्य पुस्तिका के पाठ 7 संज्ञा का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा किसे कहते हैं। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत एक विशाल देश है, यहाँ पर भारत संज्ञा है। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं, यहाँ नरेंद्र मोदी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, अतः यह एक संज्ञा है। गंगा एक पवित्र नदी है, यहाँ पर गंगा शब्द एक संज्ञा है। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, अतः यह एक संज्ञा है, क्योंकि इन शब्दों के द्वारा हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में बोध हो रहा है बेटा। ओके। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को 2 पार्ट्स में, 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। वास्तव में प्रथम में संज्ञा के 3 भेद ही मान्य थे, परंतु बाद में अंग्रेजी में जो हम पढ़ते हैं नाउन, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो हिंदी विद्वान हैं उन्होंने इसमें 2 संज्ञा को और ऐड कर दिया, उनको और उसमें जोड़ दिया, जो है द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। इस आधार पर हमारी संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जिन शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल इमारत का नाम, बाइबल किताब का नाम, रमेश व्यक्ति का नाम। तो ये है, इस तरह देखिए, जब हम इन नामों को पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भूख, घृणा, सुंदरता। आपने देखा कि ये जो हमारे शब्द हैं, भूख, घृणा, सुंदरता, इन तीनों शब्दों से हमें किसी भाव का बोध हो रहा है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम उठा नहीं सकते या इधर से उधर उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक भाव का बोध करा रहे हैं, ये भाव हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा है। इसके बारे में ये बात हमें याद रखने योग्य है कि भाववाचक संज्ञाओं का संबंध हमारे भावों से होता है, फीलिंग्स से होता है। यह कोई रूप या आकार नहीं होता, इनका कोई रूप और आकार नहीं होता, यह केवल महसूस किए जाने वाले शब्द होते हैं। जैसे बुराई से बचो, तो बुराई कोई कैटेगरी ऐसी थोड़ी है कि बुराई सामने खड़ी है और उससे बचो, ये एक फील करने वाली चीज़ है। घर से विद्यालय की दूरी अधिक नहीं है, तो देखिए बेटा, ये वही चीज़ें हैं जिनके द्वारा हमें पता चल रहा है कि कुछ चीज़ फील कर सकते हैं हम। अधिक नहीं है, ज़्यादा नहीं है, हमें नहीं पता कि कितनी है, तो ये भाववाचक संज्ञा के ही रूप हैं। नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय या पहाड़। देखिए, आपने देखा कि ये जो शब्द हैं गाय और पहाड़, ये हमें एक ही जाति के विभिन्न चीज़ों का बोध करा रहे हैं। गाय तो एक जाति है, हमें नहीं पता कि पर्टिकुलर किस गाय के बारे में बात हो रही है, एक प्राणी है तो गाय के बारे में बात हो रही है। जैसे पहाड़, हमें नहीं पता हिमालय पहाड़ के बारे में बात हो रही है या नीलगिरी पहाड़ के बारे में बात हो रही है, हमें ये पता है कि पहाड़ के बारे में बात हो रही है। तो इट्स मीन यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ पर संपूर्ण पहाड़ों के बारे में ये शब्द प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, घी, गेहूँ, सोना, ऊन, ये ऊन लिखा है बच्चे, पानी आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। आगे है समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़,
भीड़ लोगों का समूह। मेला, मेले में क्या होती हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनका समूह। कक्षा, छात्रों का समूह। समिति, समिति कब बनती है, जब बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं। झुंड, जैसे पक्षियों का झुंड, भेड़ों का झुंड आदि। जहाँ पर भी हमें उस शब्द को पढ़ के ये पता चलता है कि किसी ग्रुप के बारे में बात हो रही है, तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है।